जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंगाल के अंदर खड़ा है, जिस प्रकार से आसाम के अंदर खड़ा है, जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर खड़ा है, जिस प्रकार से केरल के अंदर खड़ा है, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब जनता के बीच में समर्थन मांगने जाता है, उसके पास ताकत क्या ठीक है होती है। चेतन जी, अभी कुछ ही समय बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितना समर्थन मिला है और क्या इस बार जिन राज्यों में आपने जीत का दावा किया है उसमें तस्वीर बदलती है नहीं। गोविंद जी के पास चलते हैं, कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता है। गोविंद जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस कहीं पर वापसी करने जा रही है? कितनी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ा? खुद से खुद का आकलन कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा है, और जिस तरह से सत्ता पक्ष के प्रवक्ता अभी दावे कर रहे थे कि हम वहां जीत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रदेशों की जनता ने, जो केंद्र में जिस तरह का शासन इन्होंने किया है, जिस तरह से इन्होंने जनता को दिखाया है, जिस तरह से महंगाई की मार मान लीजिए, किस तरह से प्रदेश में गैस के दाम बढ़े हैं, किस तरह से पेट्रोल डीजल में भी दाम बढ़ाए गए हैं और आगे भी महंगाई की बढ़ोतरी हो रही है, उस हिसाब से जो जिन राज्यों में चुनाव था वो प्रदेश की जनता इनको नकार चुकी है, और इसका परिणाम अभी 8 बजे से पूरे देश को देखने को मिलेगा। तो इन बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं, कहीं बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जनता त्रस्त थी और इन लोगों ने झूठे वायदे किए। इन्होंने जो वायदे किए उन वायदों पे ये खरे नहीं उतरे। चिकित्सा, शिक्षा, पानी, सड़क, इन जो ये मेन मुद्दे थे, इन पे जनता पूरी तरह से, इनके जो वायदे थे उन पे ही जनता ने वोट किया है। लेकिन गोविंद जी, आपके बयानों से तो एग्जिट पोल बिल्कुल भी मेल खाते नजर नहीं आ रहे हैं, वो तो पूरी तरह से उल्टे नजर आ रहे थे। पोल अलग है और हमारी पार्टी का जो एग्जिट पोल है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो सर्वे है वो अलग है। वो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। अभी 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद देखिए जल्द ही तस्वीर क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी, और जनता ने जो इस निकम्मी और नाकारा सरकार, जो बीजेपी की सरकार है जिन राज्यों में, उनको ये सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि ये कुशासन का अंत होगा। जिस तरह से इन्होंने प्रदेश की जनता को गुमराह किया था, जिस तरह से इन्होंने वायदे किए थे, उन वायदों पे ना ये खरे उतरे हैं, ना ही इन्होंने जनता की सुध ली है। चलिए गोविंद पटेल जी, ये तो आप कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी है वो चाहे जितने मुद्दे बताए, लेकिन वो किसी भी राज्य में रेपुटेशन नहीं करेगी या कहीं पर भी वो सत्ता में वापसी नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस का एनालिसिस क्या है? आपके कार्यकर्ताओं ने खुद का एग्जिट पोल देखा, एनालिसिस भी करा, ग्राउंड पे जाके कांग्रेस का भी एनालिसिस करा होगा। कहाँ स्टैंड कर रही है कांग्रेस इन चुनावों में? देखिए, बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, केरल देख लीजिए, असम देख लीजिए, इन सभी राज्यों में हम पिछली बार से ज्यादा मजबूती के साथ खड़े होंगे, और मजबूती से हमने चुनाव लड़ा है, और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और जनता जो आशीर्वाद देती है, जनता जनार्दन, वो अभी आपको थोड़ी देर बाद जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी तो पूरे देश के सामने होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता जनार्दन का फैसला है। बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है वो झूठे दावे हैं, और इनका जो झूठ का पुलिंदा है वो 8 बजे बाद खुल जाएगा। चलिए देखना होगा कि क्या 8 बजे के बाद नतीजा आते हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। चेतन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन जी, झूठे वादे किए हैं जनता को, और जनता के जो काम है वो पूरे नहीं किए हैं, सड़क नहीं बनाई है, रोजगार नहीं दिया है, ये कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है आपकी पार्टी पर। कांग्रेस के पास अब बचा क्या आरोप लगाने के अलावा? 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुला था। खाता कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी विधानसभा में एक भी विधायक नहीं था। आपको पता है क्या क्यों हुआ है कांग्रेस की ये स्थिति? ये कांग्रेस की स्थिति इसीलिए हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे सरकार उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। बंगाल की सरकार उखाड़ के जाएगी, तमिलनाडु की सरकार जाएगी, केरला की सरकार जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भी ममता के विरोधी है। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है वहां से सरकार जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जीतने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी वहां लड़ाई में है ही नहीं। बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी लड़ाई में ही नहीं है। लेकिन हमारा मूल मंत्र ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम बंगाल में किए हो, चाहे केरला में किए हो, चाहे असम में किए हो, चाहे तमिलनाडु में किए हो, हम उन कामों को लेकर जनता के बीच में गए और भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त शासन का वादा हमने किया। वहां पे हमने घुसपैठियों की समस्या की बात की है,
हमने रोहिंग्या की बात की है, हमने वहां के विकास की बात की है, हमने जो काम किए वो काम हमने बंगाल में बताए, तमिलनाडु में बताए, केरला में बताए, असम में बताए, तो हम काम लेके जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के मित्र आप देखना, 10 बजे के करीब ईवीएम खराब होगी, चुनाव आयोग बाइज्ड होगा, ये सारी बातें जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, कांग्रेस के मित्र अभी कहना शुरू कर देंगे कि ये सब ईवीएम का है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनाती है वहां ईवीएम सही रहती है। मैंने पहले भी क्योंकि कहा था, सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है, मैं उस पर आपसे ज्यादा फोकस करने को कहूंगी, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां हैं चुनावी मैदान में। टीएमसी ने भी पुरजोर तरीके से ही इस चुनावी मैदान में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। आज सुबह भी अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, उससे पहले भी कुछ सीटों पर यह नजर आ रहा है कि वहां पर फिर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता के बीच झड़प होती नजर आ रही है। बंगाल में आपका क्या ख्याल है, क्या आ रहे हैं इस बार सत्ता में? बिल्कुल 100% 200 प्लस सीटें लेके हम लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आ रही है, और क्यों आ रही है इसका कारण बताता हूं मैं आपको। जिस प्रकार का आंतक ये लोग पोलिंग के दिन वहां पे बूथों पे टीएमसी करती थी, आपने देखा होगा पिछले 2021 के चुनाव में पोस्ट पोल हिस्सा हुई थी, पोस्ट पोल हिस्सा, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों को गांव छोड़ करके भगना पड़ा था। ये क्या था? ये टीएमसी का आंतक था। इस आंतक से मुक्त दिलाने के लिए बंगाल की जनता कमर कस के खड़ी थी, और उनको ऐसी एक पार्टी चाहिए थी, उनको एक ऐसा विकल्प चाहिए था जो टीएमसी के खिलाफ खड़ा होकर के और चुनाव लड़ सके। वहां पे विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कामों के साथ, अपने कार्यकर्ता की ताकत के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ के हम जिस बंगाल में हमारा एक विधायक नहीं होता था, वहां पर हम 77 सीटों पे हम जीते तो जीते। आज आप बात करें हमारी सरकार बनने की, क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसलिए कर रहे हैं कि हमने वहां काम किया, हमारे कार्यकर्ता ने वहां बलिदान दिया, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की वहां पे हत्या हुई है। उन हत्याओं के कारण से, क्यों हत्या हुई? टीएमसी के गुंडों ने वहां पे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की। इन हत्याओं का बदला लेने का समय ये चुनाव आया था। जनता बदला लेना चाहती थी टीएमसी से, और जनता ये दिखाना चाहती थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, टीएमसी की कट मनी के खिलाफ खड़े हैं, टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, और बंगाल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तभी परिणाम जैसे ही आने शुरू होंगे, ममता बनर्जी भी कहेगी ईवीएम खराब है। कांग्रेस के मित्र तो मेरे को पता है शुरू ही हो चुके होंगे, क्योंकि कांग्रेस तो बंगाल में अस्तित्व ही खत्म हो चुका है, अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन बंगाल चुनाव इस भारत की राजनीति के इतिहास में एक मोड़ है। इस मोड़ के अंदर ये तय होगा कि ममता जैसे भ्रष्टाचारी शासन का, कुशासन का अंत होना चाहिए। जनता चाहती है अंत होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने पोलिंग के दिन देखा, अभी वोटिंग के दिन देखा, जिस प्रकार से आपने इनके आज दो घटनाएं जो बाद की हुई है, चाहे वर्धमान की हो या कहीं भी हो, जिस प्रकार का आंतक इन लोगों ने पोलिंग बूथों पर स्थापित किया था, उस आंतक के कारण से जनता वोट देने नहीं जाती थी। आपने देखा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनके कार्यकर्ता वोट डालने से रोकते थे गांवों के अंदर, और मकानों की टिकिंग करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का मकान है, ये टीएमसी का मकान है। क्या हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा कहीं आपने देखा है? क्या किसी भी स्टेट में आपने देखा है? क्या किसी भी स्टेट में पोस्ट पोल हिस्सा आपने देखी है? नहीं देखी है। ये बंगाल का जो ट्रेडिशन था, बंगाल की जो कल्चर थी, बंगाल का जो इतिहास, उस सब को देखिए, बंगाल का इतिहास, बंगाल में अब कितना परिवर्तन होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा चेतन जी, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले साल के जो चुनाव थे जो इससे पहले 5 साल में हुए थे, उसमें बीजेपी सीटों पर बढ़त तो बना पाई, लेकिन उस वक्त भी बीजेपी को ये उम्मीद थी कि वो जीत दर्ज करेगी। फिलहाल अब वो जीत क्या इस बार बरकरार होती है या नहीं, ये देखना होगा। जागृति, बिल्कुल ममता, और पश्चिम बंगाल पे तो हर किसी की निगाहें टिकी है, लेकिन अब हम गोविंद पटेल जी से जरा असम का भी हाल पूछ लेते, क्योंकि असम में तो पुरजोर तरीके से खूब रैलियां करी कांग्रेस ने वहां पर। असम में क्या उम्मीद लग रही है गोविंद पटेल जी? क्या असम में भी वापसी के आसार नजर आ रहे हैं? हेमंत बिश्वा को, शर्मा को पछाड़ पाएंगे? क्योंकि चुनावी मुद्दे तो काफी भुनाए थे कांग्रेस ने वहां पे भी। देखिएगा, बिल्कुल हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिला है, जनता हमारे साथ थी। इन्होंने जिस तरह का शासन 5 साल में चलाया था, उससे जनता पूरी तरह से त्रस्त थी। और अभी सत्ता पक्ष के साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे कि बंगाल में इन्होंने जिस तरह से ईडी, सीबीआई और जो इनकम टैक्स सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, जिस तरह से इन्होंने सरकारी तंत्र को चुनाव जीतने के लिए झोंक दिया, वो पूरे देश ने देखा है। तो जनता इनको किस तरह से मैंडेट देगी, वो तो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि काफी समय हो गया। अब इनके झूठे जुमलों और वादों में ये जनता आने वाली नहीं है। इन्होंने जिस तरह से
जनता को गुमराह किया है, जिस तरह से इन्होंने माहौल बनाया है, वो अब समय खत्म हो गया है। क्योंकि राजनीति वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आपसे इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से हाल बता देते हैं पश्चिम बंगाल का, क्योंकि काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में क्या हालात हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। विधानसभा पर पूरे देश की नजर है, जहां से ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी की लड़ाई है। और वहां की सारी ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में रखी हैं वो है सखावत गर्ल्स इंटर कॉलेज। और यहीं पर ममता बनर्जी लगभग 4 घंटे आकर बैठी थी। उन्होंने कई आरोप लगाए थे, कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन चूंकि ये स्ट्रांग रूम भी है और यहीं पर काउंटिंग भी होनी है 4 मई को, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, अर्धसैनिक बल के जवान जो है उनका सुरक्षा घेरा सीधे गेट पर है, अंदर भी है। लेकिन रिजर्व पुलिस भी और रिजर्व सीएपीएफ के जवान भी यहां पर देखिए बैठे हैं। किसी भी गाड़ी को यहां पर आने नहीं दिया जा रहा है जब तक वो इस आसपास के रोड के बाशिंदे न हो, यानी उनका पता अगर यहां का है तो उन्हीं की गाड़ी आ सकती है, वरना कोई बाहरी व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता। 165 ऑब्जर्वर नए नियुक्त किए गए हैं, 77 पुलिस ऑब्जर्वर नए नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि काउंटिंग शांतिपूर्ण होनी चाहिए। और ये बहुत ही संवेदनशील जो काउंटिंग सेंटर है, क्योंकि ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी, यहां पर देखिए कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था, यहां पर बैरिकेड लगा करके बीच में तमाम जो लोग आते हैं उनसे उनकी पहचान पूछी जाती है। मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को नहीं यहां आने दिया जा रहा है। ये देखिए बांस सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा किया गया है, क्योंकि पूरा इलाका ये छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा है। आज भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर है और पूरी सतर्कता बरत रही है स्थानीय पुलिस भी, सीएपीएफ के जवान भी, ताकि कोई बवाल यहां न हो। यहां पर एक दिन पहले पारा हाई हो गया था जब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक यहां जुट गए थे। उसके पहले तृणमूल कांग्रेस की एक वैन यहां पर आई थी, उसके बाद बीजेपी के समर्थक उसके सामने लेट गए थे। कोलकाता पुलिस उनको किसी तरीके से यहां से उठा करके ले गई। उसके बाद बहुत मुश्किल से स्थिति सामान्य हुई थी। और आज अगर आप देखिए, जब काउंटिंग होनी है उसके पहले यहाँ शुरू मेन सड़क से लेकर के और वहां तक 5 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था आपके सामने है। रिजर्व जो पुलिस बल के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर हैं। और ये एंट्री है, जहां से एंट्री होनी है वहां पर भी बिना परिचय पत्र के, और जिसकी जरूरत है अंदर जाने के लिए उसी को वहां जाने दिया जा रहा है। तो जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। 100 मीटर की ये दूरी है, इसके इधर कोई भी व्यक्ति जिसको जरूरत ना हो उधर जाने का वो नहीं जाएगा। सुरक्षा कर्मी जो सीएपीएफ के